हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि पंचेश्वर आप सभी का स्वागत करती हूँ माय ड्रीम एमपीपीएससी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में आयोग में सबसे पहला टॉपिक हमें दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग एंड सेकंड टॉपिक हमें दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, निर्वाचन आयोग जो है यह एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो है भारत के संविधान द्वारा देश में एक स्वतंत्र रूप से व एक निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्थायी व एक स्वतंत्र निकाय है। वह इसका गठन क्यों किया गया है? ताकि हम भारत के संविधान द्वारा देश में एक स्वतंत्र रूप से व एक निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराया जा सके। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई है। वह संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। वह इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। फ्रेंड्स, 25 जनवरी को हर वर्ष हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। वह इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से की गई है। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 324 में हमें यह बताया गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो कार्य होंगे उनका संचालन होगा, उनका निर्देशन होगा व उनका नियंत्रण होगा। उनकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। संविधान के अनुच्छेद 324 में हमें यह बताया गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो संचालन होगा, जो निर्देशन होगा व जो नियंत्रण होगी, उनकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए एक समान है। जो चुनाव आयोग है वह किस प्रकार का है? एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी सम्मिलित है व राज्य सरकार भी सम्मिलित है। यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए एक समान कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं। सबसे पहला उपबंध हमें यह दिया गया है फ्रेंड्स कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य आयुक्त होंगे। फर्स्ट कि यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होगा। फ्रेंड्स, इसकी स्थिति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था यह एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग यह एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था। फ्रेंड्स, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। अभी वर्तमान की स्थिति में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है प्लस 2 अन्य आयुक्त हैं। इन दोनों से मिलकर जो निर्वाचन आयोग है वह बना है। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह स्थिति नहीं थी। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ कि मत देने की न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसी बीच में मत देने की जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के भार को कम करने के लिए, मतलब 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद जो है आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए। वैसे ही जैसे अभी वर्तमान स्थिति में है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्त। तो 16 अक्टूबर 1989 की स्थिति में वही हुआ कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1989 की स्थिति में यह जो आयोग है वह बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। फ्रेंड्स, इसके बाद 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को फिर से समाप्त कर दिया गया। वह फिर से पहले की स्थिति में ही बहाल हो गया। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद अक्टूबर 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया।
2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1993 से लेके अभी वर्तमान स्थिति तक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिससे मिलकर निर्वाचन आयोग बना हुआ है जो कार्यरत है। फ्रेंड्स, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो अन्य दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके पास समान शक्तियाँ होती है, दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, उनके वेतन भी समान होते हैं, उनके भत्ते भी समान होते हैं और उनके अनुलाभ भी एक समान ही होते हैं। और फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के समान इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हीं के समान उन्हें वेतन प्राप्त होते हैं, भत्ते प्राप्त होते हैं और जो दूसरे अनुलाभ उन्हें दिए जाते हैं वो भी एक समान ही होते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जब इनके पास एक समान ही शक्तियाँ प्राप्त होगी, उन्हें वेतन भत्ते भी एक समान प्राप्त होंगे, उनके दूसरे अनुलाभ भी होंगे जो एक समान ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में कभी कभी उनके विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य 2 आयुक्त होते हैं, उनके बीच विचार में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो तो आयोग जो है निर्णय बहुमत के आधार पर लेती है। जो आयोग होती है वह निर्णय बहुमत के आधार पर लेती है। फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं प्लस जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं दूसरा यह है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो अन्य प्रादेशिक आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कर सकता है। फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त हो गए व उनके प्रादेशिक आयुक्त हो गए, उनकी सेवा शर्तें या फिर उनकी पदावधि यह निर्धारित कौन करेगा? यह निर्धारित राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वह एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्यरत था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने क्या किया कि आयोग के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, जिससे यह 3 सदस्यीय मतलब बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्यरत हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1990 में फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई थी उस पद को समाप्त कर दिया गया और फिर से वह 1950 से 15 अक्टूबर 1989 की जो स्थिति थी एक सदस्यीय निकाय के रूप में, उसी रूप में वह परिणित हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1993 में यह 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अक्टूबर 1993 में यह 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जो अभी वर्तमान रूप में भी अपने कार्य रूप में परिणित हैं। फ्रेंड्स, उसके आगे हमने क्या पढ़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और जो अन्य आयुक्त होंगे उन्हें जो कार्य शक्ति प्रदान होगी, उन्हें जो शक्तियाँ प्रदान होगी वह एक समान ही होगी। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे उन्हें समान शक्तियाँ प्राप्त होगी, उन्हें वेतन भी समान रूप में प्राप्त होंगे, उन्हें भत्ते भी समान रूप में प्राप्त होंगे और जो दूसरे अनुलाभ दिए जाते हैं वह भी समान रूप में प्राप्त होंगे। और जो उन्हें वेतन भत्ते, उन्हें शक्तियाँ व फिर उन्हें जो दूसरे अनुलाभ दिए जाते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। वे कैसे होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें समान शक्तियाँ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उनके विचारों में मतभेद होने की संभावनाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जब उनके विचार में मतभेद हो तो आयोग जो निर्णय लेगा वह बहुमत के आधार पर लेता है। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं व अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एंड फ्रेंड, दूसरा ये है कि जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा ये कि राष्ट्रपति जो है जब उन्हें प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करना हो तो वह किसकी सलाह पर करेगा? वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं उनकी निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वह अपनी निर्धारित पदावधि में जो उनका कार्यकाल है
वह पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी पद से मतलब फ्रेंड जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उनको उनके पद से उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उन्हें उन्हीं के समान शक्तियाँ, समान वेतन, समान भत्ते व समान जो दूसरे अनुलाभ होंगे वे प्राप्त हैं। तो उसी प्रकार से उनके पद से भी हटाया जा सकता है जिस आधार पर, जिस रीति व जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके दुर्व्यवहार या फिर उनके किसी अन्य कारण की वजह से संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकता है। फ्रेंड्स, पहला ये कि उन्हें उनके पद से उसी रीति व उसी आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि उन्हें उनके दुर्व्यवहार या फिर किसी अन्य कारण से संसद के दोनों सदनों पर विशेष बहुमत संकल्प पारित होने के बाद या फिर करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जब वे अपने से पद में कार्यरत हो जाते हैं तो जब वो अपने पद में रहते हैं उसके बाद उनके पदों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, थर्ड हमें इसमें दिया गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या फिर जो प्रादेशिक आयुक्त होंगे को जो है उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ के, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और जो प्रादेशिक आयुक्त होंगे उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि संविधान में निर्वाचन आयोग की सदस्यों की अहर्ता मतलब उनकी जैसे विधिक हो गए, उनकी शैक्षणिक अहर्ता हो गई, उनकी प्रशासनिक अहर्ता हो गई या फिर उनकी न्यायिक अहर्ता हो गई, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ उनकी पदावधि के बारे में भी संविधान में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं। संविधान में जो है सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मतलब संविधान में क्या यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति निर्वाचन आयोग में किसी पद में कार्यरत है, उस पद से वह कार्य विमुक्त होने के बाद अगर किसी पद पे कार्यरत होना चाहता है, किसी पद पे अपना जो है कार्य करना चाहता है तो वह कर सकता है। फ्रेंड्स, वहीं पे हमने मानव अधिकार आयोग जो है उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई उस पद पे कार्यरत है, जो मानव अधिकार आयोग के किसी पद पर कार्यरत है, तो वह उस पद पे कार्य अवधि की समाप्ति के बाद किसी और पद को ग्रहण नहीं कर सकता। पर भारत निर्वाचन आयोग में यह नहीं कहा गया है, निर्वाचन आयोग में यह नहीं कहा गया है। संविधान में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं मतलब निर्वाचन आयोग है जो निर्वाचन आयोग है उन्हें 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है या फिर उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया जा सकता है। पहला जो है वह है प्रशासनिक, दूसरा जो दिया गया है वह है सलाहकारी और तीसरा जो दिया गया है वह है अर्धन्यायिक। फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। मतलब यह है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। अगर हमें समस्त भारत में कहीं भी कोई भी मतलब समस्त भारत में हमें अगर निर्वाचन करवाना हो, हमें कोई चुनाव संपन्न करवाना हो तो हम उसके भूभाग का निर्धारण कर सकते हैं। यह निर्धारण कौन कर सकता है? यह निर्धारण चुनाव आयोग कर सकता है, उसे यह शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स, दूसरे उन्हें यह शक्ति प्राप्त है कि समय समय पर वह अपनी निर्वाचक नामावली तैयार कर सकता है व जो सभी योग्य मतदाता हैं उन्हें पंजीकृत कर सकता है। फर्स्ट हमें क्या बताया गया कि वह समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए भूभाग का निर्धारण कर सकता है। दूसरा यह दिया गया है कि समय समय पर वह निर्वाचक नामावली तैयार कर सकता है व जो योग्य मतदाता हैं, जो मतदान देने योग्य हैं, उन्हें वह पंजीकृत कर सकता है। फ्रेंड, थर्ड हमें यह दिया गया है कि निर्वाचन की तिथि और निर्वाचन की तिथि मतलब चुनाव कब संपन्न कराए जाने हैं,
इसकी तिथि वह समय सारणी निर्धारण मतलब निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना व फ्रेंड निर्धारित करने के बाद नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, यह भी चुनाव आयोग को यह शक्ति प्राप्त है। मतलब निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। फ्रेंड्स, फोर्थ यह है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। फोर्थ नंबर में हमें यह दिया गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, यह शक्ति भी किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को प्राप्त है, मतलब निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर में हमें यह दिया गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में फ्रेंड्स, हम कहा थे कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, यह शक्ति भी किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को प्राप्त है। फ्रेंड्स, इसी में एक और इन्हें शक्ति प्राप्त है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके समाधान के लिए यह न्यायालय की तरह भी काम कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जितने भी हमें आयोग दिए गए हैं सभी आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिर्फ एक आयोग है जिसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है, वह है नीति आयोग। फ्रेंड्स, नीति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स, विवाद के निपटारे के लिए जो चुनाव आयोग है यह न्यायालय की तरह कार्य कर सकता है, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। फ्रेंड्स, अगर निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, निर्वाचन व्यवस्था में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अधिकारी नियुक्त करने के लिए जो शक्ति है, अगर मतलब वह अपने विवाद के निपटान के लिए कोई अधिकारी नियुक्त करना चाहता है तो यह भी शक्ति चुनाव आयोग को प्राप्त है। फिर फ्रेंड, दूसरा हमें यह भी दिया गया है निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। मतलब निर्वाचन के समय जो है दल हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए आचार संहिता निर्मित करना, यह शक्ति भी किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को प्राप्त है। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट हमें यह दिया गया है कि निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। मतलब चुनाव के दौरान उन्हें अगर अपने राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार करना हो तो रेडियो और टेलीविज़न या टीवी के माध्यम से जो वो प्रचार प्रसार करते हैं उस कार्यक्रम की सूची निर्मित करना है या सूची का निर्माण करना, यह भी शक्ति किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को प्राप्त है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। फ्रेंड, जो चुनाव आयोग है वह जो है सदस्यों की निर्भरता, मतलब संसद में कोई सदस्य हैं उनकी निर्भरता से संबंधित कोई मामला है तो वह राष्ट्रपति को अपना सलाह दे सकता है। ठीक उसी प्रकार वह विधान परिषद में अगर किसी सदस्यों की निर्भरता या फिर उनकी नियुक्ति के बारे में कोई मसला है, कोई मामला है तो वहाँ पर भी वह राज्यपाल को अपना परामर्श दे सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और दिया गया है कि अगर चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में कोई लूटना या फिर कोई हिंसा या फिर कोई अन्य अनियमित कारण जो है वहाँ पे स्थिति अगर ऐसी कोई उत्पन्न होती है, कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती है तो इस पर वो है जो निर्वाचन है उसे रद्द भी कर सकता है। मतलब मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर कोई कारण उत्पन्न होते हैं, अनियमित कारण उत्पन्न होते हैं तो इस आधार पर वह निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। मतलब संपूर्ण भारत में एक स्वतंत्र रूप से और एक निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराए जाएं, इस चीज़ की निगरानी कौन रखता है? चुनाव आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग रखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राष्ट्रपति शासन लगने के 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात उस राज्य में चुनाव करवाए जाने हैं या नहीं करवाए जाने हैं, इस संबंध में सलाह वह राष्ट्रपति को दे सकता है। मतलब जो चुनाव संपन्न कराए जाने हैं या नहीं कराए जाने हैं, यह सलाह वह राष्ट्रपति को दे सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान करना। मतलब फ्रेंड्स, निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। मतलब चुनाव आयोग यह डिसाइड करेगा कि किस दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना है या फिर राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो चुनाव आयोग है वह स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका चुनाव हो गए या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, यह संपन्न कौन कराएगा? यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने अभी और पढ़ा था कि देख लेते हैं हम कि योग्यता के बारे में। मतलब संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। मतलब संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक मतलब सदस्यों की अर्हता जो है किस आधार पर किया जाए, यह निर्धारण नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि जो हमारे फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो हमारे फर्स्ट नंबर के थे वह कौन थे? सुकुमार सेन। एंड फ्रेंड, उसके बाद 10th नंबर में जो हुए TN शेषन, वे भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है 2019 दिसंबर में। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक था। सबसे पहले हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सेकेंड में TN शेषन हमने पढ़ा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है दिसंबर 2019 में, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा है। फ्रेंड्स, 22 नंबर के हमारे रहे हैं OP रावत, जो सुनील अरोड़ा से पहले इस पद पर कार्यरत थे, 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर ये कि एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त, मतलब एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त जो हैं वह हैं BS रमा देवी। एंड फ्रेंड, अभी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त के पद पे कार्यरत हैं वह हैं सुनील अरोड़ा, एंड जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं सुशील चंद्रा प्लस अशोक लवासा। फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज